गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ए क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है वर्क, पावर और एनर्जी। आप लोग करंट वोल्टेज को पढ़ चुके हो और उसी फॉर्म में आगे अपने रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस के बाद में जो अपने पास आता है वो पावर आती है। तो पावर जो है उसको पढ़ने से पहले अपने वर्क को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अपने एनर्जी को। ठीक है, तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं लेते अपने। ठीक है, वर्क क्या होता है, देखो सबसे पहले वर्क की बात करते हैं अपने, जिसको कार्य कहा जाता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो वर्क क्या होता है, यदि किसी द्रव्यमान को, अगर मैं डेफिनेशन इसकी बताऊं तो वर्क क्या होता है, किसी भी द्रव्यमान को या किसी भी द्रव्यमान के एक पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अगर कोई बल लगाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। ठीक है, इसको अपने एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके पास में ये एक आपके सामने बॉडी है, ये एक बॉडी आपके सामने जिसका द्रव्यमान m है। m जो है वो द्रव्यमान होता है। ठीक है, और इस द्रव्यमान की जो यूनिट है वो अपने केजी भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं। ठीक है, इस m द्रव्यमान के पिंड पर इस डायरेक्शन के अंदर एक F फोर्स कार्य करता है। और आप सभी को पता है बल जो होता है वो एक सदिश राशि है, यानी कि सदिश राशियां वे होती है। सदिश का मतलब क्या होता है, सदिश यानी वेक्टर, वे राशियां जो जिनकी दिशा और परिमाण दोनों ही अपने को ज्ञात होता है, वो अपने, अब आपको क्या कहते हैं, उनको अपने सदिश राशियां कहते हैं। यानी कि फोर्स जो है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है और उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है, उसका मान भी होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर वैल्यू का एक फोर्स जो है वो m द्रव्यमान के एक पिंड पर या एक बॉडी पर किसी एक निश्चित डायरेक्शन में कार्य करता है। तो अपने को पता है जैसे ही किसी भी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो वो पिंड बल की दिशा के अंदर क्या करने लग जाता है, मूवमेंट करने लग जाता है। और इस मूवमेंट को मैं डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देता हूं। मूवमेंट को क्या नाम देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस पूरी जो प्रक्रिया है इसको अपने क्या कहेंगे कि आपका जो ये पिंड था ये यहां से यहां पर पहुंच गया, कुछ इस तरीके की पोजीशन आ गई अपने पास में। ये इसका जो सेकंड स्टेप है, मतलब पहले ये पिंड यहां था, बाद में ये पिंड आपका यहां पहुंच चुका है। तो इस पिंड को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा। ठीक है, और उस कार्य को अपने मैथमेटिकल पोर्शन में क्या लिखेंगे, W बराबर F इंटू डी, यानी कि किया गया जो कार्य होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि किसी भी द्रव्यमान को जिस दिशा में आप बल लगाओगे उसी दिशा में विस्थापन मिलेगा और उसी को अपने क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। ठीक है, अगर यह विस्थापन किसी निश्चित कोण पर हो, ठीक है, अगर जैसे मैं दूसरी बात करूं, यदि विस्थापन निश्चित कोण पर हो या कोई पर्टिकुलर एक एंगल पर है, तो आपको पता है उस कोण को मैं थीटा लेता हूं तो आपके पास वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि अब आपका जो एंगल है वो भी ये तय करेगा कि कितना फोर्स जो है वो उस पिंड पर लगेगा और कितना विस्थापन उस पिंड का होगा। ठीक है, ये तो वर्क का मैथमेटिकल पोर्शन आ गया अपने पास में कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वर्क को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है, इस डायग्राम की सहायता से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके बाद इसकी यूनिट की। यूनिट जो है उसको हिंदी में मात्रक कहा जाता है। अगर यूनिट की अपने बात करें तो आप सभी को पता है कार्य की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। एसआई यूनिट जूल होती है और इसको जे से शो किया जाता है। ठीक है, बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एथेंटिक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ने के बाद में अपने उसको, तो अपने पास में क्या हो गया, एसआई यूनिट जूल हो गई। और सेकंड अगर अपने बात करें एमकेएस पद्धति में, इसकी यूनिट एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, यानी कि जो आपके पास डिस्टेंस है उसको मीटर में लेना है और जो आपके पास में वेट है उसको केजी में लेना है और टाइम जो है उसको सेकंड में लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो यहां से आपका जो द्रव्यमान है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी, और जो आपके पास डिस्टेंस है उसकी मीटर हो जाएगी। तो आपके पास में एमकेएस पद्धति में क्या हो गया, केजी इंटू मीटर। ठीक है, लेकिन आपको पता है यहां पर एक यूनिट और आ रही है, चलो मैं बाद में लिख देता हूं, उसके बाद लिख देता हूं मैं सीजीएस पद्धति में। ठीक है, सीजीएस पद्धति में अगर अपने लिखते हैं तो आपके सामने यहां देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, या एक चीज और इससे पहले आती है कि आप सभी को पता है इस फॉर्मूले को अगर देखें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो अपने ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूटन इंटू मीटर भी जो है वो एक प्रकार से आपके पास में क्या होता है, वर्क यानी कि जो कार्य है उसकी यूनिट होती है। और सेकंड अगर अपने सीजीएस पद्धति में यूनिट लिखे तो सीजीएस पद्धति में आपकी यूनिट हो जाती है ग्राम
इंटू में सेंटीमीटर, और अगर छोटी यूनिट लिखें तो हो जाती है डाइन इंटू में सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, डाइन होता है, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर भी जो है वो वर्क की यूनिट होती है। थर्ड, अगर एफपीएस पद्धति में बात करें, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है इसको, और इसको मीट्रिक जो अपने हैं इसको मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, एमकेएस को। एफपीएस पद्धति में अगर अपने बात करें तो क्या हो जाएगा, फुट इंटू पाउंडल, फुट इंटू पाउंडल, फुट इंटू पाउंडल जो है वो भी आपके पास में वर्क की एक यूनिट होती है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए एक जूल, एक जूल किसके इक्वल है, तो एक जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, एक न्यूटन इंटू एक मीटर जो है वो एक जूल के बराबर होता है। और अगर बात करें एक अर्ग, अगर एक अर्ग की बात करें, एक अर्ग क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, अर्ग के बराबर होता है। तो अपन ने क्या समझ सकते हैं कि कार्य की सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अर्ग होती है। तो अर्ग को कार्य की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर और देखें अपने, तो अपने यहां ये भी लिख सकते हैं कि एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग जो है वो होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने पढ़ रहे हैं। तो एक अर्ग जो है या एक जूल जो है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपके पास में जो है वो वर्क हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं पावर की। ठीक है, यानी कि पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है। देखो, वर्क से ही निकलकर शक्ति आएगी और शक्ति से ही निकलकर एनर्जी यानी कि ऊर्जा आएगी। ठीक है, तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझ में आ जाएंगे आपको अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो। अब देखो, अगला जो है अपने पास है वो है पावर। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति। ठीक है, अभी आपने वर्क पढ़ा, तो शक्ति जो है उसको अपने क्या लिखेंगे, कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, या रेट ऑफ वर्क डन जो है वो क्या कहलाता है अपने पास में, पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ठीक है, और शक्ति का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है P बराबर W अपॉन में T, यानी कि पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटे किया गया कार्य ही आपकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और यूनिट की बात करें, या इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, आपको पता है पीछे अभी आपने पढ़ा है वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, और टाइम तो आपका सेम है ही है। ठीक है, अब यूनिट देखें इसकी, तो यूनिट क्या हो जाती है अपने पास में, सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट सभी को पता है शक्ति की क्या हो जाती है, वाट, और इसको शो किससे किया जाता है, डब्ल्यू से। ठीक है, यानी कि एसआई यूनिट जो है वो आपके पास में वाट है। और दूसरा अगर अपने यूनिट देखें तो क्या हो जाती है, यहीं से देखेंगे आप लोग, तो आपके पास में एक तो यूनिट हो गई जूल प्रति सेकंड, एक यूनिट क्या हो गई, जूल प्रति सेकंड, दिख रहा है आपको यहां से, कार्य का मात्रक जूल है, और टी जो है वो क्या है आपके पास, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जूल प्रति सेकंड जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, यानी 1 वाट किसके इक्वल होता है, जूल प्रति सेकंड, या जूल पर सेकंड जो है वो 1 वाट के इक्वल है। ठीक है, एक आपकी यूनिट यहां से आ जाती है, यहां से जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी आपके सामने, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, या फिर एमकेएस पद्धति में इसकी यूनिट देखें, एमकेएस पद्धति में तो देखो अभी आपने पढ़ा था केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड भी जो आपके पास में पावर की एक यूनिट होती है, जो आपके सामने कहां से आई है, इसी फॉर्मूले से निकल कर आई है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में अगर अपने बात करें तो सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किस में हो जाता है, सीजीएस पद्धति में। और एफपीएस पद्धति में, एफपीएस यूनिट यानी एफपीएस जो स्टैंडर्ड है उसमें अगर पावर की जो यूनिट है उसकी बात करें तो क्या हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा फुट इंटू पाउंडल पर सेकेंड। ठीक है, फुट इंटू पाउंडल पर सेकेंड जो है वो भी इसकी एक यूनिट आपके पास होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं वर्क जो है, पावर जो है वो कितने तरीके की होती है। ठीक है, जो बात करते हैं आगे, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो पावर जो है आपके सामने, एक होती है आपके सामने IHP, जिसको बोलते हैं इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, और एक आपके सामने होती है BHP, जिसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, IHP को मैं बोल सकता हूं टोटल या कुल जनरेटेड पावर। कुल जो जनरेटेड पावर है वो आपके पास में क्या होती है, IHP होती है। और IHP को अपने ये भी कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम डेवलप पावर है। IHP आपके सामने क्या है, मैक्सिमम डेवलप पावर है। और BHP क्या है, BHP कुल जनरेटेड पावर ऑन शाफ्ट, यानी कि मशीन की शाफ्ट पर जो टोटल पावर जनरेटेड है उसको अपने क्या कहेंगे, BHP कहेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर कहेंगे। IHP जो है वो कुल जनरेटेड पावर है जो मशीन कुल जनरेट करेगी। BHP वो होगी जो मशीन की शाफ्ट पर अपने को मिलेगी या यूजेबल जो होगी आपके पास में। और अगर अपने लिखे तो ये भी लिख सकते हैं कि BHP जो है इक्वल होगा IHP माइनस में लॉसेस। ठीक है, यानी कि जितने भी लॉसेस हैं उनको अगर IHP में से निकाल दिया जाए तो आपके पास जो पावर बचती है वो कौन सी होती है, BHP। और इसी एक्सप्रेशन से आप ये कह सकते हो कि BHP का मान हमेशा IHP से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ रिलेशन है IHP और BHP के अंदर। अब अपने बात कर लेते हैं कि HP जो BHP है उनको मीट्रिक और जो दूसरी पद्धतियां हैं उनमें क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब देखो अगर पावर की बात करें अपने, तो पावर की अगर बात करें आप लोग तो देखो सबसे पहले एक HP, एक हॉर्स पावर 746 वाट ब्रिटिश के बराबर होती है। ये जो पद्धति है ये ब्रिटिश में लिख रहा हूं मैं, यानी ब्रिटिश के अंदर एक HP जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक HP बराबर 735.5 वाट, ये जो है ये आपकी मीट्रिक पद्धति होती है। मीट्रिक को आप क्या बोलते हो, MKS पद्धति भी बोलते हैं। तो MKS पद्धति के अंदर एक HP जो है वो 735.5 के बराबर होती है, जो इंडिया में यूज की जाती है। ठीक है, इसी को अगर आप आगे लिखेंगे तो एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो आपके पास में 1000 वाट होते हैं, या सिंपल सी बात दिखता हूं 1 किलो वाट में कितने HP होते हैं, तो आप लिखोगे 1.3 HP होते हैं 1 किलो वाट के अंदर। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर जो लाइनमैन के एग्जाम हुए थे या टेक्निकल हेल्पर के जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 किलो वाट कितने HP के बराबर होता है, तो 1.34 HP के बराबर होता है। ठीक है, 1000 वाट की एक मोटर है वो कितने वाट की होगी, या 1000 वाट की एक मोटर कितने HP की होगी, तो आप क्या बोलोगे 1.34 HP की होती है 1000 वाट की जो एक मोटर है आपके पास में। ठीक है, अब देखो कुछ और यूनिट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं। शक्ति आपकी क्लियर हो गई। ये जो शक्ति है आपके सामने ये सिर्फ शक्ति की बात कर रहे हैं। अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। ठीक है, यानी विद्युत शक्ति क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिकल पावर या विद्युत शक्ति। अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, ठीक है, इसको भी P से ही शो किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर अपने पास में क्या होगी, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैं एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूं इस प्रकार से। मान लो ये आपने इस सर्किट पे इस प्रकार से एक वोल्टेज ड्रॉप की, वोल्टेज लगा दी V, और इसके अंदर इस प्रकार से I एक करंट फ्लो कर रही है प्लस से माइनस, और ये रेजिस्टेंस जो है ये क्या है आपके पास में R है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इस सर्किट में पावर किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, तो पावर किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, P बराबर V इंटू I। ठीक है, ये आपके सामने एक सर्किट में मैंने पावर को शो कर दिया, P बराबर V इंटू I, यानी इलेक्ट्रिकल शक्ति जो होती है किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा का गुणनफल होता है, जैसा कि आपको इस एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वाट ही होती है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है
जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है इसकी यूनिट भी क्या है, वाट होती है, इसलिए इसको किसमें लिया जाता है, वाट में ही लिया जाता है। यूनिट इसकी भी क्या होगी आपके सामने, यहां लिख देता हूं मैं, वाट होगी, ठीक है। लेकिन क्या सभी जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो वाट में होती है, ठीक है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सभी जो पावर आपके सामने होती है वो सारी क्या वाट में होती है। तो मैं इसका जवाब आपको देता हूं, सभी पावर वाट में नहीं होती है, केवल रियल पावर जो होती है वो वाट में होती है। अब ये रियल, रिएक्टिव और एक्टिव पावर क्या है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अलग बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने ये जो पावर लिखी है P बराबर VI, ठीक है, ये आपके जो पावर है ये इस सर्किट की पावर है। अगर मैं आपको बोलूं कि रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस पर पावर लॉस निकालो, तो रेजिस्टेंस पर अगर आप पावर लॉस निकालोगे तो आपके सामने दो तरीके से आप निकाल सकते हो, P बराबर I स्क्वायर इंटू R, या फिर आप निकाल सकते हो P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये P बराबर I स्क्वायर R कहां से आया और P बराबर V स्क्वायर बटे R कहां से आया। बिल्कुल सिंपल है, अगर इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में देखें अपने, इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूं, ठीक है, इसको मैं 2 नंबर बोल देता हूं और इसको मैं क्या कह देता हूं, 3 नंबर, ठीक है। 1 नंबर फॉर्मूले में अगर ओम्स लॉ रखा जाए, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने V की वैल्यू रख दी। तो चूंकि V बराबर होता है I इंटू R, जब V की वैल्यू यहां रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर इंटू R। यहां पर V की वैल्यू रख दी तो यहां के पर मैंने किसकी वैल्यू रख दी, यहां पर मैंने I की वैल्यू रख दी, I बराबर V अपॉन में R, ठीक है। जब इस फॉर्मूले में मैं I बराबर V अपॉन R रखता हूं तो ये क्या बन जाता है, V स्क्वायर अपॉन में R। ये जो दोनों फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसी भी रेजिस्टेंस पर पावर लॉस को शो करते हैं, यानी कि कोई भी जो प्रतिरोध है उसके द्वारा खपत की गई शक्ति को अगर ज्ञात करना हो तो आप इन दोनों फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास पावर के टोटल 3 फॉर्मूले हो गए, P बराबर V इंटू I, P बराबर I स्क्वायर इंटू R और P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। और इस फॉर्मूलों में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और इसको आप एक ट्राइंगल से समझ सकते हो कि किस प्रकार से आपको इसको यूज करना है, ठीक है। ये आपके सामने P है और ये आपके सामने V है और ये आपके सामने क्या है, I है, ठीक है। तो P इक्वल टू V इंटू I, और अगर V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V बराबर P अपॉन I, और अगर I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I बराबर P अपॉन में V। ये आपके सामने मैंने कुछ ट्रिक लिखी है जो आपको ध्यान रखनी है और पावर के बारे में जो है वो जानना है, ठीक है। ये आपके सामने पावर हो गई इलेक्ट्रिकल पावर, ये रेजिस्टेंस पर पावर लॉस हो गई, किसी भी रेजिस्टेंस पर जो शक्ति की हानि होती है या क्षति होती है उसको कैसे ज्ञात किया जाए, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रिकल पावर है उनकी, कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आप देखो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल पावर है उनकी बात कर लेते हैं अपने। उसको समझने से पहले मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज लिखता हूं, जैसे कि पहला मैं यहां लिखता हूं 1 नंबर P बराबर VI, दूसरा लिख देता हूं मैं P बराबर VI इंटू में cos फाई, तीसरा मैं लिख देता हूं P बराबर √3 VL IL इंटू cos फाइव, थर्ड मैं लिख देता हूं P बराबर 3 इंटू VP IP इंटू बे cos फाइव, ठीक है। तीनों फॉर्मूलों में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वास्तव में तीनों में कुछ अंतर नहीं है। ये तीनों ही या चारों ही जो है वो किसके फॉर्मूले हैं, पावर के फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको सब में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। उन अलग अलग चीजों का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूं। देखो ये जो आपके सामने जो पावर ड्रॉ की है ये डीसी सर्किट की पावर है, डीसी सर्किट, यानी आपको पता है डीसी सर्किट के अंदर जो cos फाई है या पावर फैक्टर का मान जो है वो यूनिटी रखा जाता है। ये कहते हैं पावर फैक्टर होता ही नहीं है, तो आपके पास डीसी सर्किट की जो पावर है वो P बराबर V इंटू आई जो है उससे आप शो कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है P बराबर V I इंटू cos फाई, ये आपके पास जो पावर होगी ये सिंगल फेज सर्किट की पावर होती है। सिंगल फेज सर्किट जो कि एसी सर्किट होता है, और एसी सर्किट में आपको पता है जो लोड है वो सारा किस पे डिपेंड करता है, पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, या लोड जो पावर फैक्टर है वो लोड पे डिपेंड करेगा। लोड अगर आप इंडक्टिव रखोगे तो पावर फैक्टर अलग होगा, और अगर आप कैपेसिटिव रखोगे तो अलग होगा, रेजिस्टिव रखोगे तो भी आपका लोड क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। ये जो दोनों ही पावर है, ये दोनों जो पावर मैं लिख रहा हूं ये दोनों ही कौन से सर्किट की है, ये दोनों ही 3 फेज सर्किट की पावर है।
थ्री फेज सर्किट, ठीक है। और थ्री फेज सिंगल फेज में अंतर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये थ्री फेज की जो फॉर्म है ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट की फॉर्म में है, और ये फेज वोल्टेज और फेज जो करंट है उसकी फॉर्म में है, ठीक है। ये सारे ही फॉर्मूले जो है वो किसके हैं, पावर के हैं। लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो तीनों पावर है जिनमें आपको कोस 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 दिखाई दे रहा है, ये तीनों ही एक्टिव पावर है। अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया था एक्टिव क्या होता है, रिएक्टिव क्या होता है, और जो आपकी जो बोलते हैं कि आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति क्या होती है। तो उनको समझने से पहले आपको एक पावर ट्रायंगल समझना पड़ेगा, जिससे आपको ये सारी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अपने बात करते हैं पावर ट्रायंगल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर ट्रायंगल। बहुत बहुत प्रश्न इससे आते हैं, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए चाहे आपके सामने सीधा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं पावर ट्रायंगल की। पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, शक्ति त्रिभुज समझने के लिए होता है, वैसे कोई पावर ट्रायंगल नहीं है। समझना है आपको किस तरीके से इसको समझा जाए पावर को। मैं यहां एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं और आपको उस ट्रायंगल की सहायता से पावर को समझना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपके सामने जो पावर है उसका ट्रायंगल मैंने बनाया है। ये एंगल फाई है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है या ए वाली जो रेखा है जिसको आप आधार कहते हैं, आधार शो करता है रियल पावर को, रियल पावर। और आपका जो ये वाला लंब है ये शो करता है रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। और ये शो करता है एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को हिंदी में लिखा जाता है आभासी शक्ति, और इसको लिखा जाता है प्रतिघाती शक्ति, और इसको लिखा जाता है वास्तविक शक्ति, इसको लिखा जाता है वास्तविक शक्ति, ठीक है। प्रतिघाती शक्ति, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति, ठीक है। इन सभी के अंदर अगर आप लोग बात करें, ये सारे क्या है आपके सामने, पावर है, पी से शो कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब देखो आभासी शक्ति जो है आप सभी को पता है, अगर आप कर्ण जो है उसको फाइंड आउट करते हो, यानी परपेंडिकुलर अगर आपको परपेंडिकुलर क्या, अगर कर्ण आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो ये वाली जो पावर है ये सबसे ज्यादा होगी, इन दोनों के कारण ये पावर होगी। तो एपरेंट पावर जो होती है उसको आप लोग कह सकते हो कि रेजिस्टेंस, या सिंपल सी बात करें अपन यहां से शुरू करते हैं, रियल पावर, या इसी को बोलते हैं एक्टिव पावर, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर, ठीक है। और रियल पावर जो है वो केवल कौन शो करते हैं, रेजिस्टेंस, केवल रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस या प्योर रेजिस्टिव जो सर्किट है वो ही रियल पावर शो करेंगे। इसलिए इसकी यूनिट जो होगी वाट होगी या किलोवाट होगी या मेगावाट होगी, ठीक है। जो रियल पावर है, वास्तविक शक्ति है, वो केवल प्रतिरोधी परिपथ या प्रतिरोध ही शो करते हैं, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है, वाट, किलोवाट और मेगावाट, ठीक है। और इसको शो किया जाता है, शो कैसे करेंगे अपने, इसको शो करेंगे P बराबर V इंटू आई इंटू में कोस फाइव, ठीक है। इसको शो किया जाता है P बराबर वी आई इंटू कोस फाइव, ठीक है। वहां मैं अलग अलग आपको समझा दूंगा। प्रतिघाती शक्ति, ठीक है, आपको पता है इसको साइन से लिखते हैं, इसको टेन से लिखते हैं और इसको कोस से लिखते हैं, ठीक है। प्रतिघाती शक्ति जो है वो शो करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर को हिंदी में प्रेरक बोलते हैं और कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस पावर को अपने ये कह सकते हैं कि प्रतिघात x या XL XC के कारण जो पावर लॉस होती है वो कौन सी शक्ति होती है, प्रतिघाती शक्ति होती है। इसलिए इसकी यूनिट हो जाती है VAR या kVAR या MVAR। VAR का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, kVAR का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, MVAR का मतलब होता है मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कौन सी होगी, एपरेंट पावर या आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति को अपने क्या लिखेंगे, ये पावर जो है ये इंडक्टर के कारण, कैपेसिटर के कारण और रेजिस्टेंस के कारण, या मैं ऐसे कह सकता हूं सिंपल सी बात, ये जो पावर होगी
इंपिडेंस यानी जेड के कारण जो लॉस होगी वो पावर होगी, ठीक है। यानी आभासी शक्ति जो है वो इंपिडेंस के कारण, जेड के कारण जो पावर लॉस होगा वो होगा, और इसलिए इसकी यूनिट हो जाती है वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। ये आपके सामने पावर ट्रायंगल मैंने लिख दिया है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखा है, और ये पढ़ने के बाद में आपको कभी भी इस चीज में डाउट नहीं आएगा कि अपरेंट पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, और जो प्रतिघाती शक्ति है वो क्या होगी, या रियल पावर क्या होगी, ठीक है। ये सारे मैंने लिख दिए। बहुत बार एग्जाम में इनका नाम आ जाता है, बहुत बार इनकी यूनिट पूछ ली जाती है, ठीक है। कई बार वो वार लिख देता है, VAR को सीधा हिंदी में लिख देता है वार क्या होता है, ठीक है। ये आपके सामने पावर ट्रायंगल है, ठीक है। अगर अपने डिफरेंट डिफरेंट इनको पढ़े तो देखो, पहली जो आपके सामने पावर है, यहां मैं लिख देता हूं, पहली पावर जो आई वो आपके सामने कौन सी आई, पहली जो आपके सामने पावर है मैं यहां लिख देता हूं, पहली जो पावर आपके सामने आई वो आई रियल पावर, रियल पावर, ठीक है। या इसी को लिखते हैं एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ठीक है। रियल पावर, एक्टिव पावर, या हिंदी में इसको लिखते हैं वास्तविक शक्ति, हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, वास्तविक शक्ति, ठीक है। किसके कारण होती है, यहां लिख देता हूं मैं एक एक पॉइंट, रेजिस्टेंस के कारण या रेजिस्टिव जो सर्किट होता है उसके कारण ये पावर लॉस होगा। और इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है P बराबर VI इंटू में cos फाई, ठीक है। P बराबर VI इंटू cos फाई, या इसको लिख सकते हो आप किलोवाट बराबर होता है किलो वोल्ट इंटू एम्पियर गुणा में पावर फैक्टर। cos फाई जो है वो पावर फैक्टर को शो करता है, पावर फैक्टर क्या होता है वो आपको बता दिया जाएगा, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी किलोवाट बराबर केवीए इंटू पावर फैक्टर जो है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, रियल पावर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और अगर सिंपल भाषा में लिखें तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर, इस फॉर्म से भी आप ज्ञात कर सकते हो रियल पावर को। P बराबर I स्क्वायर इंटू आर जो है उससे भी आप रियल पावर जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो आपके सामने पावर आती है वो है रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति या प्रतिकार्यता, ये नाम भी कई बार आ जाता है प्रतिकार्यता शक्ति, ठीक है। ये भी नाम आ जाता है। किसके कारण होती है ये, यहां लिख देता हूं मैं इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण जो पावर लॉस होगा वो आपके सामने कौन सी होगी, प्रतिघाती शक्ति होगी। और प्रतिघाती शक्ति को लिखा जाता है P बराबर VI इंटू में साइन फाई, इसको लिखा जाता है P बराबर VI इंटू में साइन फाई, साइन फाई से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हो P बराबर I स्क्वायर इंटू में X, X जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रतिघात होगा, रिएक्टेंस होगा, ठीक है। ये दोनों शक्तियां आ गई आपके सामने, रियल पावर भी आ गई, रिएक्टिव पावर भी आ गई, ठीक है। और अगर अगली पावर की अपने बात करें तो मैं यहां शो कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। तो अगली जो पावर है वो आपके सामने है एपरेंट पावर, ठीक है। चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, रियल पावर आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ऊपर थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज। ये साफ कर देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो नेक्स्ट जो आपके सामने पावर आती है 3 नंबर पर वो है एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, ठीक है। या इसको बोलते हैं आभासी शक्ति, या इसको लिख सकते हैं कुल शक्ति या उपस्थित कुल शक्ति, ठीक है। किसके कारण होती है, इंपीडेंस Z के कारण, ठीक है। यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। शो कैसे की जाती है, P बराबर V इंटू में I, ठीक है। और P बराबर
आई स्क्वायर इंटू जेड, इस तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। P बराबर आई स्क्वायर इंटू जेड से भी इसको आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपके सामने था ये पावर ट्राइंगल था। पावर ट्राइंगल जो है आपके सामने है एपरेंट पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। यूनिट रिएक्टिव पावर की होती है वार या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। वास्तविक जो शक्ति होती है उसका यूनिट होगा वाट, किलोवाट और मेगावाट। आभासी जो शक्ति होगी उसकी यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। अब आपसे पूछ लिया जाए ट्रांसफार्मर कौन सी शक्ति प्रदर्शित करता है, तो आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए कैपेसिटर कौन सी शक्ति शो करता है, तो आप क्या देखोगे, केवीएआर। कैपेसिटर की रेटिंग किसमें ली जाती है, केवीएआर में, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। रेजिस्टेंस कौन सी पावर शो करता है, रियल पावर। इसलिए हमेशा लैंप जो होते हैं, रेजिस्टेंस जो होते हैं, उनको हमेशा किसमें ले जाता है, वाट में शो किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो पावर ट्राइंगल और इलेक्ट्रिकल पावर का जो टॉपिक है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपके सामने है एनर्जी, ऊर्जा। और ये ऊर्जा वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल किसके साथ जुड़ा हुआ है, शक्ति के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि शक्ति से ही ऊर्जा निकल कर आती है। लास्ट जो आपका टॉपिक है आज का वो है एनर्जी, और इसके बाद आपकी क्लास जो है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी जिसको आप लिखते हैं ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी। कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। और आप सभी को पता है ऊर्जा जो है वो दो टाइप की होती है। कोई भी जो ऊर्जा है वो दो टाइप की होती है। पहली जो ऊर्जा है उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी जो आपके पास है उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा और इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा हो गई कार्य करने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की है, पोटेंशियल एनर्जी इसको पीई लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी इसको लिखते हैं केई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहा जाता है और पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर कोई भी वस्तु अपने स्थान पर रुकी हुई है तो उसका कारण क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। और जब वो अपने स्थान से चलना प्रारंभ करती है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इस प्रकार से मान लो ये आपके सामने एक पेंडुलम, पेंडुलम देखा हुआ सभी ने, घड़ी वाला पेंडुलम जो होता है, ठीक है। ये पेंडुलम है, ठीक है। उस पेंडुलम को मैंने यहां पर, ये पेंडुलम है, ठीक है, घड़ी का पेंडुलम देखा हुआ सभी ने। इस पॉइंट ए पर जो है या पॉइंट 1 पर जो है, मैं बोलता हूं पेंडुलम जो है मैंने इसको पकड़ा हुआ है या किसी तार पर होल्ड किया हुआ है, ये मैं कहता हूं रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट इन पोजीशन, ठीक है। यानी कि रेस्ट पोजीशन में है, और रेस्ट पोजीशन में है सेकंड स्थिति में। जैसे मैंने यहां छोड़ा इसको, आपको पता है ये इस पोजीशन पर आएगा, ठीक है, एक एंगल के अंदर इस प्रकार से घूमता हुआ इस पोजीशन पर आता है। इस पोजीशन पर सेकंड पोजीशन जो है वहां पर इसके अंदर मूवमेंट होता है, मूवमेंट या गति की अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद ये चलता हुआ वापस यहां पहुंचा तो मैंने इसको क्या किया, फिर से बिंदु 3 पर पकड़ लिया, यानी बिंदु 3 पर फिर से मैंने इसको होल्ड कर लिया या इसको मैंने क्या कर दिया, रेस्ट इन पोजीशन कर दिया, ठीक है। फिर से इनको रेस्ट कर दिया बिंदु 3 पर, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूं कि कौन से स्थान पर जो है वो स्टैटिक एनर्जी है और कौन से स्थान पर जो है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अपने ये कहेंगे कि 1 नंबर पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जब इसको आपने छोड़ा तो ये गति के साथ में यहां आया तो इसमें इस पॉइंट पर जो है वो कौन सी ऊर्जा आ गई, काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है। और थर्ड पोजीशन पर जैसे आया, आपने फिर इसको होल्ड कर लिया, तो यहां पर जो आएगी वो फिर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बंदूक के अंदर गोली है तो उसके अंदर स्टैटिक एनर्जी है, जैसे ही आप चलाओगे ट्रिगर दबाओगे तो उसके अंदर स्टैटिक से कौन सी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, तो गोली चल पड़ती है, ठीक है। डैम यानी बांध, बांध के पीछे रुका हुआ जो पानी है, बांध जो है आपने देखा होगा, बांध के पीछे जो रुका हुआ पानी है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप उस पानी को छोड़ोगे तो वो बहुत ही स्पीड से नीचे गिरता है, तो वहां कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है स्टैटिक से किसमें, या पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको शो किया जाता है Pe बराबर mgh, ठीक है। Pe बराबर mgh, m है, m का मतलब हो गया मास ऑफ जो आपके पास बॉडी है उसका, मास ऑफ बॉडी, g है गुरुत्वाकर्षण, और h जो है वो हाइट है, ठीक है, कितनी हाइट से आप उसको फेंक रहे हो, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं ke बराबर 1/2 mv², m फिर आपके साथ में वही हो गया मास, और v वेलोसिटी, किस वेग से जो आपका पिंड है वो गति करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की अगर अपने बात करें तो विद्युत परिपथ में या सर्किट में निश्चित समय में खपत जो शक्ति है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। E बराबर, इसको लिखा जाता है P इंटू टी, E बराबर P इंटू टी, और यूनिट होती है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, वाट इंटू घंटा। टाइम को यहां घंटे में लेना है, वाट ओवर या किलोवाट ओवर या मेगावाट ओवर, ठीक है। वाट घंटा, किलोवाट घंटा या मेगावाट घंटा भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। P बराबर या E बराबर P इंटू टी से इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, पहली यूनिट तो आपके सामने जूल है ही है, सेकंड हो गई वाट घंटा, किलोवाट घंटा, और इसके अलावा अदर यूनिट जो है आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो भी ऊर्जा की इकाई होती है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, तो आप क्या कहोगे, एनर्जी की, ऊर्जा की इकाई है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और यूनिट आती है जिसको आप लिखते हो BOT, इसको लिखा जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये बोर्ड ऑफ ट्रेड जो होती है ये भी आपके सामने इलेक्ट्रिकल ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसकी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। एक kWh क्या होता है, एक kWh बराबर होता है 36 गुणा 10⁵ जूल, या इसको लिख सकते हो 3.6 गुणा 10⁵ जूल, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो 0.36 इंटू 10⁻⁷ जूल, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा जो है वो 36 गुणा 10⁵ जूल के बराबर होता है, ठीक है। और कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूं, देखो, एक के का मतलब 1000 वाट, ठीक है, और इंटू घंटा, घंटा में अगर आप लोग सेकंड चेंज करोगे तो कितने आ जाएंगे, 3600 सेकंड आ जाएंगे। तो 3 जीरो इसकी बड़ी, 2 जीरो इसकी बड़ी, तो 36 इंटू 10⁵ क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। फिर अगर आगे बात करें अपने कि 1 वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 1 वाट आवर। और बहुत से बच्चों ने इसको गलत कर दिया, क्योंकि आप लोग वाट आवर और किलोवाट आवर में अंतर नहीं देखते हैं। आपको वाट आवर पूछेगा तब भी आप ये बोलोगे, जब आपको किलोवाट आवर पूछेगा तब भी आपके दिमाग में 36 गुणा 10⁵ ही आएगा। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ किलो नहीं है तो 3 जीरो तो सीधी क्या होगी, कम। घंटे को अगर चेंज करें तो अपने क्या लिख सकते हैं, 3600 जूल। क्या लिख सकते हैं, 1 वाट आवर बराबर होते हैं 3600 जूल, और इसको लिखा जाता है 36 गुणा 10⁵2 जूल, या 3.6 गुणा 10⁵3 जूल। ये एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और अब कॉमन क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि यूनिट क्या होती है।
अपने घरों में जो बिजली की खपत नोट करते हैं वो किस में नोट करते हैं, यूनिट में नोट करते हैं। और जो आपकी टैरिफ होती है वो यूनिटों के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो यूनिट क्या होता है देख लो, एक यूनिट बराबर होगा एक KWS बराबर होगा एक बोर्ड ऑफ ट्रेड। और ये सारा बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होगा वाट इनटू आवर, या हिंदी में लिख सकते हैं वाट इनटू घंटा बटे में 1000। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं वाट इनटू आवर अपॉन में 1000 बराबर एक यूनिट। एक यूनिट किसके तुल्य हो गई, वाट इंटू घंटा बटे में 1000, एक वाट इंटू एक घंटा बटे में 1000। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं और उसके साथ में फिर अपनी क्लास को क्या करते हैं, अपने खत्म करते हैं। बाकी चीजें जो है वो आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, अपने इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं, जैसा कि मैं बोलता हूं यहां पर 2000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 2 घंटे उपयोग किया जाता है तो उसके द्वारा ऊर्जा खपत ज्ञात करो। तो ऊर्जा खपत को ज्ञात कैसे करना है आप सभी को, देखो सबसे पहले आप एक दिन की ऊर्जा खपत निकालोगे, 1 डे। तो एक डे की कितनी आ जाएगी आपके पास में, एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, 2000 वाट का हीटर है, इनटू में एक दिन में 2 घंटे चल रहा है बटे में 1000। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 4 KWH, या इसी को 4 यूनिट भी लिख सकते हैं। एक दिन में वो कितनी यूनिट खपत कर रहा है, 4 यूनिट खपत कर रहा है। तो 10 दिन की निकालें तो आप कैसे निकाल सकते हो, 10 डेज। अगर मैं बोलूं आप 10 दिन की खपत निकालो तो 10 डेज की क्या हो जाएगी, 2000 वाट का हीटर है, प्रतिदिन 2 घंटे चलता है, तो 10 दिनों में कितने घंटे चलेगा, 2 घंटे इंटू में 10 दिन। ठीक है, अपोन में कितना आ जाएगा आपके पास में 1000, 3 0 से 3 0 तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 40 यूनिट। इतना करने की जरूरत नहीं थी, एक दिन की खपत निकाल को 10 के साथ क्या कर दो, गुणा कर दो, तो सीधा कितना आ जाएगा 40 यूनिट। अब वो आपको बोलता है यदि एक यूनिट का खर्च, एक यूनिट का खर्च 5 रुपए है, एक यूनिट का खर्च 5 रुपए है, तो 10 दिन का खर्च, एक दिन का खर्च कितना हो गया, देखो एक दिन का खर्च हो गया 20 रुपए, और 10 दिन का खर्च कितना हो गया 200 रुपए। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक दिन की यूनिट निकाल दी, एक दिन की ऊर्जा खपत, 10 दिन की ऊर्जा खपत, महीने की, 20 दिन की, 15 दिन की, हफ्ते की, कैसे भी आपको बोल सकता है। ठीक है, और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी पावर आपको दी जाए, 1000 वाट का आपको हीटर दे दे, 200 वाट का बल्ब दे दे, इतने वाट की, ये सभी पावर को जोड़कर ही आपको वाट कैलकुलेट करने ध्यान रखना। टोटल वाट सभी को जोड़कर कैलकुलेट करना है, अगर सारी चीजें अगर हाउस वायरिंग में जुड़ी हुई है तो, क्योंकि हाउस वायरिंग में पैरेलल में जो आपकी डिवाइसेस हैं वो जुड़े होते हैं, और पैरेलल में पावर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। पावर लॉस जो होते हैं वो पैरेलल में हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी, नेक्स्ट अपने आगे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।